राजकीय कन्या महाविद्यालय सरवाड़, डॉक्टर सतीश कुमार आचार्य। द्वितीय वर्ष भूगोल के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र मानव भूगोल का प्रथम अध्याय, मानव भूगोल की परिभाषा से संबंधित कुछ चर्चा करेंगे। हम सबको ध्यान में है कि भूगोल विषय, जिसको अंग्रेजी में ज्योग्राफी शब्द के नाम से पुकारा जाता है, इसको आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व ग्रीक विद्वान इराटोस्थनीज ने मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया। ग्रीक भाषा के जियो और ग्राफिन शब्द से मिलकर यह ज्योग्राफी शब्द बना, जिसका अभिप्राय क्रमशः पृथ्वी का वर्णन करना है, टू डिस्क्राइब और राइट अबाउट अर्थ। इस दृष्टि से पृथ्वी का स्पष्ट विवरण भूगोल है। आधुनिक भूगोल का विकास 17वीं शताब्दी में हुआ, जब यूरोपियन भूगोल का पुनर्जन्म हुआ। 18वीं शताब्दी में भौतिक प्रतिरूपों के उद्भव, विकास, वितरण और अध्ययन पर जोर दिया जाने लगा। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, अन्य यूरोपीय देशों में भूगोल का अध्ययन महाविद्यालय स्तर पर हुआ। 19वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के सहित विश्व के विभिन्न देशों में विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में भूगोल को एक विशेष और अलग विषय के रूप में अध्ययन किया जाने लगा। समय के अनुसार भूगोल का क्रमिक विकास हुआ, जिसमें विभिन्न विद्वानों का अपना एक विशेष योगदान रहा है। भूगोल का विकास एक तरह से ज्योग्राफिकल थॉट्स और स्कूल्स के आधार पर हुआ है। उसमें विभिन्न देशों में विभिन्न विद्वानों द्वारा समय समय पर नए सिद्धांतों के आधार पर, नई शाखाओं के आधार पर उसका विकास होता रहा है। सर्वप्रथम भूगोल व भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के रूप में विभाजित रहा, परंतु उसके बाद इसकी गौण शाखाओं का विकास हुआ और वर्तमान में विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में विश्वविद्यालय स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर हम विभिन्न प्रश्न पत्रों के माध्यम से भूगोल विषय की लगभग 200 शाखाओं का हम अध्यापन करा रहे हैं। भूगोल और मानव भूगोल का जहाँ तक संबंध है, उसके विषय में भूगोल के उपक्षेत्र विभाजन के योग्य नहीं होते हैं, बल्कि वो परस्पर अंतर संबंधित है। भूगोल से अध्ययन किए जाने वाले दो मुख्य तथ्य, भौतिक और मानव, परस्पर संबंधित है और ये सभी भौतिक घटनाओं और मानवीय परिघटनाओं के साथ जुड़े हुए हैं। इसी से क्षेत्र में भौगोलिक विभिन्नताएं विद्यमान रहती है। भूगोल प्राकृतिक पर्यावरण और मानव समाज के मध्य पाए जाने वाले अंतर संबंध और उनके मध्य क्रियाकलाप और सहसंबंधों का अध्ययन और परीक्षण करता है। मानव चूँकि भौतिक पर्यावरण को प्रभावित करता है, परिवर्तित करता है, इस दृष्टि से मानव का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मानव भूगोल वर्तमान संसार का अध्ययन करने के साथ ही अब भविष्य में परिवर्तित होने वाले दुनिया का भी अध्ययन करने लगा है। इसमें मानव के अध्ययन पर विशेष रूप से बल दिया जाता है और मानव कहाँ, कैसे, क्यों, जिसे हम 5 Ws कहते हैं, उसके आधार पर मानव से संबंधित अध्ययन अपने क्रियाकलाप संपादित करता है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कौन सी क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं संपादित हो रही है, उद्भव हो रही है, विकसित हो रही है, इस प्रकार मानव भूगोल में समाहित संपूर्ण विषय सामग्री भौतिक पर्यावरण से संबंधित होती है। हमें बाहर से दिखने में लगता है कि मानव प्रमुखता से केंद्र बिंदु के रूप में मानव भूगोल में समाहित है, परंतु ऐसा नहीं है। उसकी पृष्ठभूमि में, पर्दे के पीछे और उसके बैकग्राउंड में यदि हम देखेंगे
तो सभी जगह पर भौतिक परिघटनाएं और भौतिक वातावरण, भौतिक पर्यावरण सम्मिलित रहता है। कुछ उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल एक दूसरे के साथ कैसे समाहित है। बद्रीनाथ की विभीषिका जो भारतवर्ष में आई है, बाढ़ की, मानवीय क्रियाकलापों और मानवीय गतिविधियों का ही परिणाम है कि वह जो हिमालय का एकांत, निर्जन और वन क्षेत्र था, उसमें क्षेत्र में वनों की अत्यधिक कटाई, भूमि के कटाव, खेती का दबाव और जनसंख्या के दबाव और संसाधनों के अत्यधिक उपयोग के कारण यह प्राकृतिक आपदा आई है, जिससे काफ़ी जन और धन हानि हुई है। तो ठीक इसी प्रकार से विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ भी मानव अपनी क्रियाकलापों से प्रकृति को प्रभावित करता है और प्रकृति भी मानव को प्रभावित करती है, इस प्रकार अंतर संबंधों पर आधारित यह मानव भूगोल है। मानव भूगोल के संबंध में पृथ्वी तल पर मानव समुदायों के स्थानिक वितरण, उनके विभिन्न प्रदेशों में किए जाने वाले पर्यावरण समायोजन का भी अध्ययन करता है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे तो विभिन्न प्रकार के जलवायु के प्रदेश हैं, विभिन्न जलवायु प्रदेशों में रहने वाले विभिन्न मानव समुदाय हैं, चाहे वो एस्किमो हों, चाहे किर्गिज़ हों, चाहे आपके पिग्मीज़ हों, उन सब के भी अध्ययन और अध्यापन इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। जनसंख्या हमारे अध्ययन का मुख्य केंद्र बिंदु है। जनसंख्या का वितरण संपूर्ण प्रकृति में समान न होकर भिन्न भिन्न पाया जाता है। तो प्राकृतिक कारणों के आधार पर जनसंख्या का वितरण, उसके पीछे क्या भौगोलिक कारण पाए जाते हैं। थार का मरुस्थल हो जहाँ जनसंख्या विरल पाई जाएगी, उत्तर का मैदान जहाँ जनसंख्या अधिक है, केरल और तटीय मैदान जहाँ जनसंख्या सघन है, नदियों के डेल्टाई क्षेत्र जहाँ उपजाऊ मिट्टी और खेती का क्षेत्र है, वहाँ पर जनसंख्या सघन पाई जाएगी। तो इनका भी अध्ययन हम जनसंख्या के वितरण, उसके प्रतिरूप, उसका स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। इसका मुख्य कारण जनसंख्या के वितरण में जो अंतर हमें दिखाई देता है, मुख्य कारण पर्यावरण ही है। मानव के क्रियाकलाप और उनके साथ समायोजन यानी एडजस्टमेंट किस तरीके से किया जा रहा है, यह समायोजन विभिन्न मानव वर्गों द्वारा पर्यावरण की शक्तियों, उसके प्रभावों और प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप कार्यात्मक संबंधों के रूप में प्रादेशिक स्तर पर किया जाता है। इसका अध्ययन मानव भूगोल में प्रमुख रूप से किया जाता है। पृथ्वी पर मूलतः दो प्रकार के वातावरण हम सब लोगों को दिखाई देते हैं। पहला प्राकृतिक वातावरण और दूसरा सांस्कृतिक वातावरण। फर्स्ट द फिजिकल इन्वायरमेंट एंड द सेकेंड कल्चरल इन्वायरमेंट। मानव और प्राकृतिक वातावरण के भिन्न भिन्न रूपों में रहता है। विश्व के विभिन्न क्षेत्र जहाँ पर अलग अलग प्रकार के भौगोलिक दशाएं, अलग प्रकार का जलवायु, अलग प्रकार की मिट्टी, अलग प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, वहाँ पर भी मानवों का निवास है। चाहे वो कोणधारी वनों का क्षेत्र हो, टैगा टुंड्रा क्षेत्र हो, चाहे वनस्पति विहीन थार का मरुस्थल हो, अरब का मरुस्थल हो, गोबी का मरुस्थल हो, तिब्बत का पठार हो, सभी जगह पर मानवीय इनक्रोचमेंट यानी मानव का प्रभाव और मानव का निवास हमें देखने को मिलता है। मानव विभिन्न पर्यावरणीय दशाओं में विकसित होकर या अपना विकास करते हुए अपने क्रियाकलापों के लिए अपने इस क्षेत्रों को, भौगोलिक दशाओं को अपने लिए अनुकूल बनाता है। इसी से हमें स्पेशल डिफरेंसेस यानी स्थानीय विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती है। यदि हम अपने ऑब्जर्वेशन पावर या अध्ययन की दृष्टि को सूक्ष्म करेंगे तो हम देखेंगे कि राजस्थान के भी विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 25, 50 या 100 किलोमीटर के अंतर पर विभिन्न प्रकार की भौगोलिक दशाएं हैं, विभिन्न प्रकार की भिन्नताएं हैं। उसी के आधार पर जनसमूह केंद्रित हुए हैं और जनसमूह में भी विभिन्न प्रकार के व्यवसाय केंद्रित हुए हैं, व्यापार केंद्रित हुए हैं, खेती केंद्रित हुई है। तो इसको ठीक से समझने के लिए जहाँ भी क्षेत्रीय विभिन्नताएं हमें दिखाई देती है, उन क्षेत्रीय विभिन्नताओं के पीछे उनकी पृष्ठभूमि में कहीं न कहीं मानव के क्रियाकलाप के साथ साथ संपूर्ण प्राकृतिक वातावरण है। 19वीं शताब्दी के पहले भूगोल एक विशिष्ट विज्ञान था जिसमें भूतल के परिवर्तनशील स्वरूप का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता था। विश्व को एक इकाई के रूप में माना जाता था। इसे हम जनरल ज्योग्राफी या सामान्य भूगोल कहते थे। परंतु 19वीं शताब्दी के अंत में लगभग 1860 में
प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन की पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी प्रजातियों की उत्पत्ति प्रकाशित हुई और इसमें जीवों की उत्पत्ति और प्राकृतिक वातावरण के साथ उनके अनुकूलन की स्पष्ट व्याख्या की गई थी। और उसमें डार्विन ने बताया था कि वातावरण में सफल अनुकूलन करने वाले ही जीव जीवित रहते हैं, शेष जातियां या प्रजातियों का विलोपन हो जाता है। सर्वाइवल टू द फिटेस्ट का जो सूत्र था उनका, यानी कमज़ोर या वे लोग जो वातावरण के साथ अनुकूलन नहीं कर पाएंगे वे सब अपने आप, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे जीव हो, चाहे मानव हो, वे समाप्त हो जाएंगे। इसे उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक चयन कहा। और डार्विन के इस विकासवाद के इस सिद्धांत का शायद मेरे हिसाब से विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के विषयों पर, उनके अध्ययनों पर अत्यधिक प्रभाव दिखाई देता। विशेषकर पाश्चात्य जगत के जितने भी विचारक हैं, जितने भी अध्यापन हैं, उन पर डार्विन के जो ये 1860 का जो विकासवाद का सिद्धांत था उसका काफ़ी असर दिखाई देता है। इन्हीं विचारों से, डार्विन के विचारों से प्रभावित होकर ही जर्मनी के भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेडजल ने भूगोल में मानवीय पक्षों को स्थायी स्थान देने के लिए और स्थायी उनका अध्ययन का बल देने के लिए मानव भूगोल का प्रादुर्भाव या विकास किया। रेडजल ने मानव और पर्यावरण के मध्य संबंधों की व्याख्या की और उनको महत्वपूर्ण माना। भूगोल की एक प्रमुख शाखा के रूप में मानव भूगोल की नींव रखने का श्रेय भी फ्रेडरिक रेडजल जर्मन भूगोलवेत्ता को जाता है। इसीलिए फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के रूप में फ्रेडरिक रेडजल को पहचाना जाता है। मानव भूगोल के जनक की उपाधि उन्हें दी गई है। मानव भूगोल का विकास, जिस तरीके से भूगोल का विकास विभिन्न स्कूल्स और थॉट्स के माध्यम से हुआ है, ठीक इसी तरह से भौतिक संप्रदायों, भौगोलिक संप्रदायों के द्वारा हुआ। उसमें फ्रेंच भूगोल संप्रदाय, जिसको हम फ्रेंच स्कूल्स ऑफ ज्योग्राफी बोलते हैं, उसमें वाइडर डी ला ब्लास है, जीन ब्रून्स है, अल्बर्ट डिमांजिया है। और जर्मन जो स्कूल्स ऑफ थॉट है उसमें रेडजल है, रेडजल के अलावा हम्बोल्ट है, रीटर है। ब्रिटिश उसी में संप्रदाय में मैकेंडर है, जेफ्लेयर है। अमेरिकन संप्रदाय में ईसी सैम्पल है, हंटिंगटन है, ईसा बोमेन है, जी टेलर है, कॉल सॉर है। इन सब का अलग अलग महत्वपूर्ण योगदान है। तो मानव भूगोल का विशेष अध्ययन करने के लिए हमें जिन स्कूल्स ऑफ थॉट्स के विद्वानों के योगदान को समझना होगा, उसमें से सबसे पहला है जर्मन स्कूल्स ऑफ थॉट, नंबर 2 दूसरा है फ्रेंच स्कूल्स ऑफ थॉट, थर्ड है ब्रिटिश स्कूल्स ऑफ थॉट, फोर्थ है आधुनिक युग में सर्वाधिक जिनका योगदान रहा है कार्ल सावर, द अमेरिकन स्कूल्स ऑफ थॉट। इस प्रकार से मानव भूगोल का विकास क्रम है। अगले अध्याय में हम मानव भूगोल की परिभाषा और विषय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।